हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हिंदी मीडियम में करवाने जा रहा हूं। सेमेस्टर 4 का आपका ये सब्जेक्ट है। फ्री नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ आपको पूछना है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। फॉलो करना ना भूलें, आईडी आपके सामने लिखी हुई है। और अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें @एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, वैज्ञानिक क्रांति ने प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में ब्रह्मांड और प्रकृति के बारे में प्रचलित धारणाओं को बदलने में क्या योगदान दिया। तो वैज्ञानिक क्रांति से बेसिकली क्या क्या चेंजेस आए थिंकिंग में। तो वैज्ञानिक क्रांति वो समय था जब लोगों की ब्रह्मांड, प्रकृति और ज्ञान को समझने की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग पहले ब्रह्मांड के बारे में बहुत अलग समझते थे। तो ये क्रांति 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच हुई। इससे पहले लोग ये मानते थे जो भी चर्च ने बोला है वो सच है, जो भी अरस्तु और टोलेमी जैसे कुछ विचारक हैं उन्होंने बोला है वो सच है। लेकिन इस क्रांति में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग करा, अवलोकन करा, गणित का उपयोग करा, चीज़ों को एक्सप्लोर किया, एक्सपीरियंस किया और प्रकृति की सच्चाई सबको बताई। तो इन बदलावों ने लोगों को विश्वास आधारित सोच से साक्ष्य आधारित सोच, यानी कि आप अंधविश्वास मत करो, आप साक्ष्यों पर बात करो, आपके पास अगर प्रूफ है तो उस पर बात करो। तो इससे आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई। जैसे है पृथ्वी केंद्रित से सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड। पहले माना जाता था लंबे समय तक कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी कि हमारी पृथ्वी बीच में है, बाकी सारे ग्रह उसके चारों तरफ हैं। लेकिन ये तो गलत है। टोलेमी और चर्च इसको सपोर्ट करते थे, इस वाली थ्योरी को। तो 1543 में क्या हुआ, निकोलस कोपरनिकस ने बोला कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है भाई, जिसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है कि सूर्य बीच में है। और ये विचार चौंकाने वाला था और चर्च के बिल्कुल अपोजिट था। चर्च गुस्सा हो गया। तो इस बदलाव ने लोगों को ये समझाया कि पुराने विश्वास, पुराने जो बिलीव्स हैं वो गलत हो सकते हैं। विज्ञान हमेशा सच बताता है। नए वैज्ञानिक उपकरणों ने सब कुछ बदल दिया। तो वैज्ञानिकों ने भाई प्रकृति का अवलोकन करने के लिए, प्रकृति को और अच्छे से समझने के लिए दूरबीन का यूज़ किया, सूक्ष्मदर्शी का यूज़ किया, बैरोमीटर का यूज़ किया। तो गैलीलियो गैली ने तो दूरबीन का इस्तेमाल किया और देखा कि चंद्रमा पर तो पहाड़ हैं, बृहस्पति के तो अपने चंद्रमा हैं। पहले तो ये कोई मानता नहीं था। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि आकाशीय पिंड पहले ही तरह पूर्ण और निर्दोष नहीं है। ठीक है, तो इन उपकरणों ने लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण दिए। इन सभी ये जो टूल्स हैं, इससे लोगों को पता चला बस किताबों की बातें मत मानो, अपनी आंखों से देखो, प्रयोग करो। वैज्ञानिक पद्धति बनी सोचने का नया तरीका। तो वैज्ञानिक क्रांति से पहले लोग धार्मिक नेता जो कहते थे, जो ग्रंथों में लिखा होता था, उस पर विश्वास करते थे। तो फ्रांसिस बेकन ने प्रायोगिक अनुभव कि पहले आप प्रयोग करो, अनुभव करो और फिर सीखो, जिसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है, उसको बढ़ावा दिया। वहीं रेने डेस्कार्ट्स ने बोला कि डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि स्पष्ट विचारों से शुरुआत करके तर्क का उपयोग करो, यानी कि तर्क होने चाहिए आपके पास। सो इससे वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। जो लोग आज भी कहते हैं भाई अवलोकन करो, बातचीत करो, प्रश्न पूछो, एक्सपेरिमेंट करो, उसका आंसर मिलेगा। गणित ने प्रकृति को समझाया। तो वैज्ञानिक क्रांति ने दिखाया कि गणित केवल गणना के लिए नहीं है, यह प्राकृतिक घटनाओं को भी समझा सकता है, यानी कि मैथ्स का यूज़ बहुत जगह होता है। केपलर ने गणित का उपयोग यह समझने के लिए किया कि ग्रह वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ऐसे ऐसे नहीं घूमते, ऐसे 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 घूमते हैं ग्रह। और आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम समझने के लिए गणित का यूज़ किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि मैथ्स का भी काम आता है। मशीन की तरह ब्रह्मांड। तो पहले लोग प्रकृति को बहुत रहस्यमयी समझते थे, जादुई शक्तियाँ, पता नहीं किसने ये पृथ्वी बनाई है। लेकिन वैज्ञानिक क्रांति के बाद दुनिया के सामने ये बताया गया कि आप तर्क करो, व्यवस्थित और नियमों के अनुसार आपका जो भी है ये प्रकृति का सारा सिस्टम चलता है। ऐसे कुछ जादू से नहीं होता। न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम से पता चला कि ब्रह्मांड को एक विशाल घड़ी की तरह प्रस्तुत किया गया जो सटीकता से काम करते हैं, यानी कि ब्रह्मांड को बेसिकली एक मशीन बना दिया गया है। इसको आप समझो, ब्रह्मांड कोई जादू की चीज़ नहीं है कि आपने सेब ऊपर से फेंका तो वो पृथ्वी पे आगे चिपक गया, जादू हो गया। ये गुरुत्वाकर्षण है। तो प्रकृति की ये जो यांत्रिक समझ है, इससे लोगों के अंदर विश्वास जागा कि आप उसको समझ सकते हो प्रकृति को। ज्ञान पर चर्च का नियंत्रण कमज़ोर पड़ा। तो कभी यूरोप में चर्च को सच्चाई का प्रमुख स्रोत माना जाता था, जो चर्च कहता था वही सच था।
लेकिन जब गैलीलियो गैली जैसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया कि भाई सूर्य हमारे केंद्र में है, तो चर्च ने इसका विरोध किया। फिर भी धीरे धीरे लोग प्रकृति से जुड़ी जो बातों में धर्म की बजाय विज्ञान पर विश्वास करने लगे। तो इससे विज्ञान पर चर्च का प्रभाव कम होने लगा। पहले चर्च की जो बात होती थी वो सच मान ली जाती थी, मापने योग्य ना कि रहस्यमयी। तो पुराने विज्ञान में क्या होता था, गर्म, ठंडा, भारी ऐसे शब्दों का यूज़ होता तो था, लेकिन इसे मापा नहीं जा सकता था, कितना गर्म, कितना ठंडा, कितना भारी। जब वैज्ञानिक क्रांति हुई तो वैज्ञानिकों ने चीज़ों को मापने के लिए संख्याओं का, इकाइयों का यूज़ करा। गैलीलियो ने यह जानने के लिए कि चीज़ें कितनी तेज़ी से गिरती हैं, समय और गति को माप कर अध्ययन किया कि अब आप प्रॉपर उसको माप सकते हो। गर्म है तो कितना गर्म है, कितने टेम्परेचर में है वो, कितना ठंडा है, कितना भारी है तो कितने किलो है, कितना टन है। वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया। तो विज्ञान का काम अकेले विचारकों द्वारा किया जाता था। क्रांति के दौरान ये बदल गया। वैज्ञानिकों ने विचारों को साझा करना, किताबें लिखना और समूह बनाना शुरू कर दिया। पहले क्या है, जो लोग ज़्यादा ज्ञान वाले थे ना, वो अपने तक ज्ञान रखते थे, पर अब वैज्ञानिकों ने अपनी किताबें लिखी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया। लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ पेरिस में अकेडमी ऑफ साइंसेज ने वैज्ञानिकों को साथ मिलकर काम करने में मदद करी। सब ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई कि हाँ, मिलजुल कर काम करो। तो विज्ञान एक टीम गतिविधि बन गई, एक टीम एक्टिविटी, ना कि आप अकेले अपने पास सिर्फ ज्ञान रखो। अंधविश्वासों का कम होना शुरू हुआ। पहले लोग जादू टोना, ज्योतिष शास्त्र, रहस्यमयी शक्तियों पर विश्वास करते थे, लेकिन जब से वैज्ञानिकों ने सारी प्राकृतिक घटनाएं जो भी होती हैं हमारी प्रकृति में, उसका तर्क दिया, उसका प्रमाण दिया, लोगों को समझाया, तो जादू टोने से लोगों का विश्वास कम होने लगा। उदाहरण के लिए, बीमारियों को अब दुष्ट आत्माओं का असर नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न समस्याओं के रूप में देखा जाता है। पहले माना जाता था कोई बीमार हो गया तो उस पर आत्मा का साया है। अब क्या है, उसके पीछे रीज़न है कि वो बीमार है तो वो क्यों है। तो तर्क दो, आधुनिक बनो। राजनीति और समाज में नए विचार। तो जब लोगों ने समझा कि ब्रह्मांड जो है वो नियमों से चलता है, तर्क पर चलता है, तो अब जॉन लॉक जैसे एक राजनीतिक चिंतक आए जिन्होंने कहा कि सरकारों को भी नियमों का पालन करना चाहिए, ना कि सिर्फ राजाओं की मर्जी पर चलना चाहिए। तो ये सोच आगे चलकर प्रबोधन का जो एक काल आया, एनलाइटमेंट का युग कहते हैं, जहाँ सभी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास करा। तो वैज्ञानिक क्रांति से लोगों ने ये एक चीज़ को समझा कि भाई तर्क और ज्ञान के जरिए आप एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर वर्ल्ड बना सकते हो। नए विषयों को पढ़ाया जाने लगा वैज्ञानिक क्रांति के दौरान, जीव विज्ञान जैसे बायोलॉजी। विलियम हॉर्वे ने यह खोज की कि रक्त शरीर में कैसे प्रभावित होता है, कैसे खून चलता है। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, रॉबर्ट बायल ने गैसों और पदार्थों का अध्ययन किया। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, केपलर और न्यूटन ने ग्रहों को समझा। तो विज्ञान अब एक विषय नहीं है, इसमें कई अनेक शाखाएं हैं। ठीक है। आधुनिक विज्ञान की शुरुआत। तो वैज्ञानिक क्रांति से पहले क्या था, विज्ञान अक्सर धर्म दर्शन के साथ मिला होता था। जो भी चर्च कहता था, जो भी क्रिश्चियनिटी में लिखा होता था, उसी को विज्ञान मान लिया जाता था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब जो विज्ञान है वो आधुनिक हो चुका है। आज प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, परीक्षण होता है, वैज्ञानिक पत्रिकाएं, मैगजीन्स आती हैं। तो वैज्ञानिकों को अब केवल विचारक नहीं बल्कि विशेषज्ञ के रूप में सम्मान मिलने लगा है। वो बस ज्ञान नहीं रखते, वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो यही वह दौर था जब आज का आधुनिक विज्ञान समुदाय की नींव रखी गई। आज की जो मॉडर्न साइंस है उसकी शुरुआत वहीं से हुई है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ज्ञानोदय से आप क्या समझते हैं। प्रमुख ज्ञानोदय विचारकों के विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। तो आइए देखते हैं। तो प्रबोधन का जो टाइम था, जिस टाइम पे आपका जो है ज्ञान का वापस से एक तरीके से लोगों में संचार हो रहा था, जिसे तर्क का युग भी कहा जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में बेसिकली जो यूरोप था, लोग बहुत ज्ञानी हो रहे थे। और यह आंदोलन क्या था कि भाई जो बहुत सालों से धार्मिक कट्टरता थी, जो भी चर्च वाले कहते थे वो सच मान लिया जाता था, जो भी सामंत होते थे वो पावरफुल होते थे, जो राजा है वो निरंकुश होता था। तो उसके प्रतिक्रिया के एक रिएक्शन के रूप में लोगों ने बोला कि तर्क करो, हमें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, वैज्ञानिक अन्वेषण हो, साइंटिफिक रूप से एक्सपेरिमेंट करो, आगे बढ़ो, ये चीज़ें हैं। तो प्रबोधन का जो युग था, इस टाइम पे जितने भी विचारक हुए, बेसिकली जो रेनेसा पीरियड था आपका, पुनर्जागरण काल, तो उस टाइम के जो विचारक थे वो मानते थे कि तर्क और ज्ञान का उपयोग करोगे तो मानव समाज हमेशा सुधर सकता है और अच्छे से न्याय, मतलब प्रॉपर सही तरीके से शासन हो सकता है। तो इस आंदोलन ने, ये जो प्रबोधन युग का जो आंदोलन था,
इसमें पुराने लोगों को सत्ता की चुनौती मिली कि भाई जो पुराने लोग ज़्यादा अपना दबदबा बनाकर बैठे थे, और बोला कि आज की डेट में जो लोगों की डिमांड है वो है लोकतंत्र होना चाहिए उदार, सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, लोग खुद अपने नेताओं को चुने, संविधानवाद यानी कि संविधान हो, मानव अधिकारों की बात हो। तो प्रबोधन का अर्थ क्या होता है? तो प्रबोधन का मेन उद्देश्य था कि मानव विचार को अंधविश्वास, अज्ञानता, बिना सवाल किए आज्ञा पालन से मुक्त करना। पहले के लोग अंधविश्वासी थे, ज्ञान नहीं था, बिना सवाल किए कुछ भी आज्ञा मिलती थी उसका पालन कर लिया करते थे। तो इसने ये विश्वास बढ़ाया दिया कि मनुष्य एक तार्किक प्राणी है। प्रबोधन के टाइम पे बोला गया आप तर्क करो, आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हो। विचारकों ने तर्क, अनुभवजन्य प्रमाण, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, मानव गरिमा, इसको ज़्यादा जोर दिया। इमैनुअल कांट एक बहुत बड़े विचारक हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी, जानने का साहस करो। ठीक है, कि जानो। संक्षेप में प्रबोधन का मतलब ही यही है, बौद्धिक जागृति, बौद्धिक रूप से जागो जो सोए हुए हो। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड समझते हैं। तो प्रबोधन युग कई ऐतिहासिक घटनाओं और आंदोलनों की पृष्ठभूमि से उभरा। सबसे पहले वैज्ञानिक क्रांति हुई, तो इससे हमने ये सीखा, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, इन सब ने बताया कि ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है, एक नियम है। फिर धर्म सुधार आंदोलन हुए, ठीक है, मार्टिन लूथर के नेतृत्व में, जहाँ चर्च के ऊपर सवाल उठाए गए। फिर पुनर्जागरण काल आया, जहाँ मानवतावाद के बारे में पढ़ाया गया, लोगों को आलोचना करना सिखाया गया। तो धीरे 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 यहाँ से विचार जुड़ते 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 एक ये प्रबोधन युग का स्टार्टिंग में यहाँ पे अपने को उदय देखने को मिलता है। राजनीतिक तर्कवाद और सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो प्रबोधन के टाइम पे विचारकों ने राज्य को, जो भी हम पे शासन कर रहा है, उसको कोई दैवीय या वंशानुगत संस्था नहीं बल्कि व्यक्तियों द्वारा तर्क संगत रूप से निर्मित एक व्यवस्था मानी कि जो राजा है उसको कोई भगवान ने नहीं बनाया है, वो हमने बनाया है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, जिसे हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सारे विचारक हैं, ये कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए, जो भी सत्ता में है वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस विचारधारा ने राजाओं के दैवीय अधिकार, निरंकुश हो जाना, इसको खारिज करा कि भाई ये गलत है, आप खुद को देवता बता रहे हो, संविधान से शासन करो, जनता के हिसाब से शासन चले। तो प्रबोधन का ये जो विचार था, इससे आधुनिक लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उसकी भी नींव रखी गई। जॉन लॉक बहुत बड़े विचारक हैं, ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। जॉन लॉक, जिन्हें अक्सर उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, वो बहुत बड़े चिंतक थे और बहुत बड़ा ग्रंथ है उनका, टू ट्रीटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पर उन्होंने एक तर्क दिया था कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसको 3 चीज़ें मिलती हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये इससे कोई ना छीने, ये इसका प्राकृतिक अधिकार है। सरकार का काम है इस अधिकार की रक्षा करना, और यदि सरकार इसमें फेल होती है तो नागरिकों को उसे हटा देना चाहिए। आपको पूरा अधिकार है, सरकार को हटा दो। बोला कि धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, सभी धर्म के लोग एक साथ रहें, सत्ता का विभाजन होना चाहिए, सत्ता एक आदमी के हाथ में ना हो, और सीमित सरकार हो, मतलब ऐसा ना हो सरकार के पास असीमित शक्तियाँ हैं। तो उनके विचारों ने अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र और उदार संविधानवाद को गहराई से प्रभावित किया। जो अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र बना उसमें इनके विचार लिखे गए, आगे के जो संविधान बने उसमें इनके विचार लिखे गए। फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। वहाँ पे भी वो बताते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो सरकार के 3 अंग होते हैं, इनके बीच शक्तियाँ बांटो, और मेन उद्देश्य है तानाशाही ना हो। ठीक है, शक्तियाँ एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस, कंट्रोल रखें। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग होंगे तो एक दूसरे पर कंट्रोल रहेगा। तो उनका यही मॉडल आगे चलकर अमेरिका के संविधान का हिस्सा बना। आज की डेट में भी जो लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका देखने को मिलती है। वोल्टेयर एक और बहुत बड़े विचारक हैं। वोल्टेयर कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाई बोलने की आज़ादी, धार्मिक सहिष्णुता यानी कि आप सभी धर्मों को बराबर समझो, नागरिक अधिकार, ये सब लोगों को मिलने चाहिए, इसके ये पक्षधर थे। तो उन्होंने व्यंग्य, हंसी मजाक के माध्यम से बोला कि धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए, चर्च बहुत भ्रष्ट है, राज्य जो है वो उत्पीड़न करता है, राजा तंग करता है लोगों को। तो वोल्टेयर ने डीइज्म का समर्थन किया। डीइज्म का मतलब होता है एक ऐसा विश्वास जिसमें संगठित धर्म की बजाय तर्क और अवलोकन को ईश्वर की सच्चाई जानने का माध्यम माना जाता है, कि एक जो धर्म है वो सब कुछ कह रहा है उसको ही नहीं मान लेना है, तर्क करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर आप ईश्वर तक पहुँचो।
उन्होंने एक लाइन बोली थी, मैं तुम्हारी बात से असहमत हो सकता हूँ लेकिन तुम्हें उसे कहने का अधिकार है, इसके लिए मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ। यानी कि ये एक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता के पक्षधर थे। फिर आते हैं रूसो। तो रूसो क्या कहते हैं अपनी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में बंधा होता है। आप किसी न किसी जंजीर में बंधे हो। तो उनका मानना है सामाजिक संस्थाओं ने मनुष्यों की स्वाभाविक स्वतंत्रता को भ्रष्ट कर दिया है। यानी कि आप समाज में रहते हो तो आपको लिमिट में, कंट्रोल में रहना पड़ता है। रूसो ने एक कल्पना दी थी, संकल्पना सामान्य इच्छा, यानी जनता की सामूहिक इच्छा ही कानून और शासन का मार्गदर्शन करना चाहिए। यानी कि जो जनता चाहती है वैसे ही कानून हो। तो वो कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए, जनता खुद वोट दे और वही बंदा जाके उनका रिप्रेजेंटेशन करे, और जहाँ संपूर्ण सत्ता सीधे जनता के हाथ में हो। और इनके विचार से फ्रांसीसी क्रांति, गणराज्यवाद, लोकप्रिय लोकतंत्र की अवधारणा गहराई से प्रभावित हुई। फ्रांसीसी क्रांति में बहुत लोग इनसे अट्रैक्ट थे। गणराज्यवाद यानी कि लोगों का शासन हो, जहाँ लोग वोट दें, ठीक है। इमैनुअल कांट एक और बहुत बड़े विचारक कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक निबंध लिखा था, व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट। तो प्रबोधन का अर्थ वो बताते हैं कि मनुष्य का अपनी स्वयं थोपे गए अपरिपक्वता से बाहर आना, कि आप मैच्योर हो रहे हो इमैच्योरिटी से। सो कांट कहते हैं ऑटोनमस रीजनिंग, की स्वायत्त तर्कशीलता, तर्क करो, तर्क बहुत ज़रूरी है। जहाँ व्यक्ति को पारंपरिक विचारों का अंधानुकरण करने की बजाय पुराने जो विचार है पारंपरिक, अंधानुकरण यानी कि अंधाधुंध उनको मत मानो, खुद सोचो, जिम्मेदारी लो। तो कांट की नैतिकता और दर्शन शास्त्र, जो उनकी फ़िलॉसफी है, जो उनकी मोरालिटी है, वो आज भी लोगों को प्रभावित करती है। तो प्रबोधन युग जो है वो मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, निर्णायक मोड़ था, जहाँ पर विज्ञान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कैसी सरकारें होनी चाहिए, अज्ञानता, तानाशाही, धार्मिक कट्टरता, चर्च, सब कुछ चुनौती दी गई। इस युग में बड़े बड़े विचारक हुए, लॉक, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, कांट, सब ने अपना अपना योगदान दिया। किसी ने लोकतंत्र के बारे में कुछ लिखा, किसी ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखा, किसी ने मानव अधिकारों के बारे में लिखा। तो इसमें कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, जैसे लैंगिक समानता की उपेक्षा या औपनिवेशिक दृष्टिकोण की सीमाएं। फिर भी प्रबोधन युग का आलोचनात्मक सोच और नागरिक प्रगति के विकास में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। अभी कुछ लोगों ने बोला कि भाई लैंगिक समानता के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो इसमें। तो इस टाइम पे दुनिया को ये सिखाया गया कि ज्ञान और तर्क के जरिए ही आप आगे बढ़ सकते हो। आप में नॉलेज हो, आपके अंदर तर्क करने की शक्ति है, तो आप आगे बढ़ते जाओगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। अगला प्रश्न है, यूरोप को आधुनिकता की ओर ले जाने में ज्ञानोदय विचार की भूमिका पर चर्चा करें। तो आधुनिकता, मॉडर्निटी के बारे में आ सकता है। आधुनिकता की बौद्धिक नींव के रूप में प्रबोधन। तो आइए देखते हैं। आधुनिकता की पहचान है, यानी कि मॉडर्न होने की पहचान है तार्किकता, आप तर्क करोगे। प्रगति यानी कि आप आगे बढ़ोगे। धर्मनिरपेक्षता, आप धार्मिक कट्टर नहीं होगे। व्यक्तिवाद और वैज्ञानिक सोच, यानी कि आप व्यक्तियों को आगे ले जाने के बारे में सोचोगे, साइंटिफिक सोच होगी आपकी। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो प्रबोधन के जो विचारक थे ज्ञानोदय पीरियड के, वो मानते थे कि मानव तर्क के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है अगर आप तर्क करोगे। तो उन्होंने अंधविश्वास की बजाय आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया कि आप हर चीज़ को एज इट इज़ मत मानो, आप सवाल उठाओ। संसद, विश्वविद्यालय, न्यायालय, ये जैसी आधुनिक संस्थाएं इन्हीं आदर्शों से प्रभावित होकर विकसित हुई हैं। संसद में क्या होता है? सवाल उठाया जाता है। न्यायालय में क्या होता है? सवाल किया जाता है। विश्वविद्यालय में क्या होता है? पढ़ाया जाता है। सो इस प्रकार ज्ञानोदय प्रबोधन की जो विचारधारा है उसने आधुनिक विश्व के लिए एक बौद्धिक खाका तैयार किया। राजनीतिक आधुनिकता और सामाजिक अनुबंध। तो प्रबोधन युग ने ये विचार प्रस्तुत करके राजनीतिक सोच को आधुनिक बनाया कि सत्ता का स्रोत राजा या ईश्वर नहीं बल्कि जनता है। यानी कि लोगों को ये बताया गया कि जो सत्ता है, जो पावर में लोग बैठे, वो ईश्वर ने नहीं भेजे हैं, वो हमने भेजे हैं। जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स, इन्होंने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सरकार का अस्तित्व केवल शासितों की सहमति, शासित कौन है? जनता, कि आप सहमत हो तभी वो राजा पावर में है। तो उन्होंने निरंकुश राजशाही का विरोध किया इन लोगों ने, कि निरंकुश राजा नहीं होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। सो इसी से अमेरिका, फ्रांस और बाकी देशों ने भी आधुनिक जो आज की डेट का लोकतंत्र है ना, उनका जो संविधान है वो यहीं से प्रेरित हुआ। कानूनी समानता और मानव अधिकारों का उदय। तो परंपरागत सामंती, जो पुराने सामंती व्यवस्थाएं थीं, जहाँ सामंत पावरफुल होते थे, जो धर्म के लोग कट्टर होते थे,
उन लोगों को तयशुदा सामाजिक भूमिकाओं में बांध दिया गया था जहां अधिकार असमान थे, लोगों को पास ज़्यादा अधिकार थे नहीं। तो प्रबोधन के टाइम पर कुछ विचारक आए जैसे वोल्टेयर, रूसो। इन्होंने कहा कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं, आप किसी को भेदभाव मत करो। उनको जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। तो प्रबोधन से प्रेरित घोषणाएं जैसे मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, प्रबोधन के विचारों से प्रेरित होकर अमेरिका के अंदर मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, जहाँ बताया गया नागरिक अधिकार कितने ज़रूरी हैं। तो ये वही टाइम था जब कानून के समक्ष समानता पर आधारित आधुनिक विधिक प्रणालियों की शुरुआत हुई, जन्म या वर्ग के आधार पर नहीं। कि यहीं से लोगों ने सीखा कि कानून के समक्ष सबको बराबर समझा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और ज्ञान का विस्तार। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विज्ञान, तर्क, ठीक है, आलोचना करना, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता, और इसका सारा क्रेडिट जाता है प्रबोधन युग के अंदर जो विचार आए। डेनिस डिड्रो जैसे विचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को अज्ञानता से मुक्त करना है, यानी कि जो लोगों के पास ज्ञान नहीं है वो ज्ञान देना है। एनसाइक्लोपीडिया, इसने ज्ञान को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बना दिया क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। विश्वविद्यालयों ने अब केवल धर्मशास्त्र नहीं बल्कि अनुभवजन्य विज्ञान पर जोर दिया। पहले सिर्फ धर्म की किताबें पढ़ाई जाती थी, अब एक्सपेरिमेंट्स करवाए जा रहे हैं लैब्स में। तो धर्मनिरपेक्ष बातें, वैज्ञानिक शिक्षा का विस्तार, ये सब दिखाता है कि इसमें आधुनिक ये जो चीज़ें हैं ये सब आधुनिक हैं। धर्मनिरपेक्षता और चर्च की सत्ता में गिरावट। तो प्रबोधन युग ने धर्म और राज्य के पृथक्करण की नींव रखी कि राज्य को हमेशा धर्म से अलग होकर धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। तो वोल्टेयर ने बोला कि चर्च बहुत असहिष्णु है और भ्रष्टाचार वाला है, और बहुत ही आलोचना करी वोल्टेयर ने। इमैनुअल कांट और बाकी के विचारकों ने भी ये विचार रखा कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, एक पर्सनल चीज़ है, राजनीतिक नहीं है। राजनीति से धर्म को अलग रखो। फ्रांसीसी क्रांति ने प्रबोधन के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को अपनाते हुए कैथोलिक चर्च की शक्ति को सीमित किया, ठीक है। तो इस प्रकार आधुनिकता जब आई तो धार्मिक सत्ता को राजनीति से अलग करने की कोशिश की गई। आर्थिक आधुनिकता और पूंजीवाद। तो प्रबोधन के टाइम पर इससे क्या हुआ कि एडम स्मिथ ने अपनी एक बहुत फेमस बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस में फ्री मार्केट के बारे में बताया, पूंजीवाद के बारे में, कि ये पहले नहीं था। उन्होंने बताया सबको व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता दो, लोग अपना काम कर पाएँ, कंपटीशन बनेगा ना, प्रतिस्पर्धा होगी, सरकार को हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसको कहा जाता है मर्केंटलिज्म और सामंती गिल्ड प्रणाली जैसे पारंपरिक ढांचे अब प्रगति में बाधा माने जाने लगे। पहले क्या था, सामंत लोग ज़्यादा पावर थे, तो अभी ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई। तो आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार भी यहीं से आया। वैज्ञानिक पद्धति और अनुभवजन्य अनुसंधान। तो प्रबोधन के टाइम पे ऐसा साइंटिफिक एक दृष्टिकोण बना जो आज के आधुनिक जीवन का आधार है। फ्रांसिस बेकन, आइजैक न्यूटन, इन जैसे थिंकर्स ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने का समर्थन किया कि हर चीज़ें साइंटिफिक मेथड से होनी चाहिए। अब परंपरा, कल्पना, इमेजिनेशन में नहीं जीना, आपको तर्क, प्रमाण, सबूतों पर बात करनी है। तो यहीं से केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें और ये सब मतलब जो मेडिसिन, ये सब की पढ़ाई स्टार्ट हुई। यही विचारधारा आगे चलकर औद्योगिक क्रांति, निरंतर जो हमारा आज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसका आधार बनी। सार्वजनिक क्षेत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आधुनिकता का मतलब है जब लोग उदार हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, लोगों के विचार बढ़ रहे हैं, आगे भाषण दे रहे हो, आपको स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। तो वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, इन्होंने एक तर्क दिया कि न्याय और सत्य के लिए मुक्त अभिव्यक्ति आवश्यकता है। अगर आपको न्याय करना है, सच की तलाश करनी है, तो लोगों को बोलने दो। कॉफ़ी हाउस, सैलून, प्रिंट मीडिया, ये नई नई चीज़ें आने लगी, तो इससे लोकतांत्रिक एक संस्कृति का विकास हुआ। क्रांतिकारी आंदोलनों पर प्रभाव। तो प्रबोधन युग के जो विचार हैं उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तनों को भी प्रभावित किया। जैसे क्रांतियाँ थी कुछ, अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, उसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सारी चीज़ें प्रबोधन से ही तो आई थी, ये सारे विचार। अमेरिका का संविधान और उसके अधिकारों का घोषणा पत्र, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें प्रबोधन के टाइम की हैं। तो यही बोला जाता है कि निरंकुश राजा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। लिंग और समाज पर बदलते दृष्टिकोण। हालांकि प्रबोधन युग पुरुष वर्चस्व वाला था, प्रबोधन के टाइम जो विचार आए वो पुरुषों के लिए ज़्यादा थे, फिर भी इसने लैंगिक और सामाजिक सुधारों की नींव रखी। जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं की शिक्षाओं के ऊपर जोर दिया, समानता पे जोर दिया।
कई विचारक हुए जिन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति के ऊपर सवाल उठाया, किसानों की स्थिति, अल्पसंख्यक लोगों की स्थिति। तो सामाजिक आधुनिकीकरण, जो समाज पहले पिछड़ा हुआ था उसके लिए भी एक नींव रखी गई। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति, तो प्रबोधन युग में नए नए विचार आए, इनोवेशंस हुई, लोगों में जिज्ञासा की एक प्रवृत्ति आई, लोग आगे बढ़ना चाहते थे। तो यूरोप में एक वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास हुआ। मानव प्रगति में विश्वास ने कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उद्योग में उल्लेखनीय सुधार लाए, यानी कि एग्रीकल्चर अपना अच्छा हुआ, जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी हुई, फैक्ट्रियाँ आधुनिक हो गई, वैज्ञानिक अकेडमीज और जर्नल्स के माध्यम से नई नई खोजें हुई। सो इससे क्या है, एक ऐसा समाज बना जो तर्क पे बात करता है, एक अच्छा समाज, ठीक है। एक नया दृष्टिकोण लोगों को मिला। प्रबोधन के समय में ये बदल दिया कि यूरोपवासी स्वयं को और संसार को कैसे देखते थे। ईश्वर प्रतिनिधि राजाओं के अधीन प्रजा होने की भावना से आगे बढ़कर लोगों ने खुद को तर्कसंगत नागरिक के रूप में देखना शुरू किया। पहले बोला जाता था कि ईश्वर का प्रतिनिधि है राजा, जो वो कह रहा है उसकी बात मानो। अब लोग कह रहे हैं हम नागरिक हैं, हमारे पास अधिकार हैं, हम कभी भी हटा सकते हैं। तो प्रबोधन कहता है आस्था नहीं होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए। हिरार्की की जगह हायरार्की, यानी कि जो एक वो पदानुक्रम है ना, समाज में कोई ऊपर है कोई नीचे है, वो नहीं होना चाहिए। परंपरा की जगह सुधार होना चाहिए कि आप सुधार करो, कुछ आगे बढ़ो। तो प्रबोधन युग केवल विचारों को एक समूह नहीं था, बस विचार नहीं थे। इस प्रबोधन के विचारों से एक परिवर्तन की शक्ति थी इनमें, जिससे यूरोप का समाज बदला। इसने ये एक विश्वास स्थापित किया कि तर्क और ज्ञान से आप आगे बढ़ सकते हो, और अंधभक्ति पर सवाल उठाए। लोकतंत्र की भावनाएं, धर्मनिरपेक्षता का विचार, विज्ञान, पूंजीवाद से लेकर जितनी भी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये प्रबोधन की देन है। तो इस तरह प्रबोधन की सोच केवल अतीत के प्रति प्रतिक्रिया नहीं थी, ये सिर्फ पास्ट को सुधारने का एक जरिया नहीं, ये भविष्य के लिए भी एक योजना थी जिससे आज पूरी दुनिया प्रभावित है। अगला प्रश्न है हमारा, 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में साहित्यिक विकास की मुख्य विशेषताएं क्या थी, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में साहित्यिक विकास की विशेषताएं क्या थी, तो आपको बताना है। तो देखो, 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप ने एक अद्वितीय साहित्यिक परिवर्तन का अनुभव किया, यानी कि साहित्य में बहुत बदलाव आया। और ये बदलाव पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, प्रबोधन, इन सब से प्रभावित था, प्रेरित था। तो इन शताब्दियों में नया साहित्य का उदय हुआ, स्थानीय भाषाओं में बहुत सारी चीज़ें लिखी गईं, मुद्रण की तकनीक का विकास हुआ, प्रिंटिंग का, और पाठक वर्ग में एक संख्या बढ़ी, रीडर्स की संख्या बढ़ी। साहित्य अब सिर्फ धार्मिक और कुलीन विषयों से आगे बढ़कर मानव अनुभव के बारे में लिखा जाने लगा, व्यक्तिगत पहचान, समाज, तर्क, सत्ता की आलोचना। सो इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हुई, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है मानवतावाद और पुनर्जागरण की भावना। तो पुनर्जागरण काल में मानवतावाद नाम से एक नई सोच का उदय यहाँ पे देखने को मिलता है। एक नया विचार आता है जो धर्म के बजाय मानव जीवन और क्षमताओं पर केंद्रित था। अब जो लेखक हैं वो प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य और भावनाओं जैसे विषयों का अन्वेषण करने लगे। कि पहले क्या है, सिर्फ आप धर्म के बारे में पढ़ा रहे थे, अब हम मनुष्य के जो फीलिंग्स हैं, प्रेम है, प्रकृति, सबके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्यकारों की रचनाएं पुनः लोकप्रिय हो गई, जो पहले बहुत पहले लिखी गई थी। जैसे पेट्रार्क ने सोनेट शैली में प्रेम की कविताएं लिखी। थॉमस मोर की यूटोपिया ने एक आदर्श समाज की कल्पना करी कि समाज कैसा हो। शेक्सपियर ने हैमलेट और ओथेलो जैसे नाटक लिखे। तो साहित्य अब ज़्यादा यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक हो गया, रचनात्मक हो गया, मानव केंद्रित हो गया। पहले साहित्य धर्म केंद्रित था, ये याद रखना। फिर है स्थानीय भाषाओं में लेखन। पहले ज़्यादातर पुस्तकें लैटिन में लिखी जाती थी जिसे केवल विद्वान ही पढ़ सकते थे। अब क्या है, लेखकों ने स्थानीय भाषाओं का यूज़ अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इतालवी, इटालियन का यूज़ किया। अब साहित्य साधारण जनता तक पहुंच गया, नॉट सिर्फ अमीरों और शिक्षित लोगों तक। उदाहरण के लिए दांते जो साहित्यकार है, उन्होंने डिवाइन कॉमेडी इटालियन में लिखी। सेरवोंतेस, ठीक है, सेरवोंतेस ने डॉन क्विक्सोट स्पेनिश में लिखी। मार्टिन लूथर की जर्मन बाइबल ने लोगों को पढ़ने योग्य बनाया। तो अब लोकल लैंग्वेज में साहित्य लिखा जा रहा है। तो इससे विभिन्न देशों में राष्ट्रीय गर्व और पहचान की भावना भी उत्पन्न हुई कि हाँ, उसकी भाषा को वो एक स्टेज मिल रहा है। मुद्रण यंत्र और पुस्तकों का अवसार। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले मुद्रण की तकनीक का आविष्कार किया और अब किताबें छापना आसान हो गया, कीमत सस्ती थी, सुलभ थी, किताब छापना ईजी था। तो इससे विशेष रूप से मिडिल क्लास लोग, महिलाओं के बीच साक्षरता बढ़ी जब लोगों तक किताबें पहुंची।
तो साहित्य एक जनता का एक माध्यम बन गया, विचार बहुत तेज़ी से फैलने लगे उससे। नाटक और रंगमंच का विकास। 16वीं 17वीं शताब्दी को इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में रंगमंच का स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें नाटक वाटक बहुत चले थे। नाटकों में हास्य नाटक, त्रासदी का नाटक, राजनीति के विषयों पर नाटक होते थे। नाटक सामान्य जनता के साथ साथ राजाओं और कुलीनों के लिए भी प्रस्तुत किए जाते थे। जैसे शेक्सपियर ने प्रेम, शक्ति, विश्वासघात पर 30 से ज़्यादा नाटक लिखे। मोलियर जो फ्रांस के थे, उन्होंने समाज के ऊपर, धार्मिक पाखंड के ऊपर हंसी मजाक वाले नाटक लिखे। तो नाटक वास्तविक भावनाओं और सामाजिक समस्याओं को पेश करते थे समाज की। आधुनिक उपन्यास की शुरुआत हुई। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में उपन्यास का मतलब बहुत ज़्यादा चलन हुआ, बहुत फेमस हुए नॉवेल्स। उपन्यासों में चरित्रों, भावनाओं और वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कहानियाँ लिखी होती थी। कई उपन्यासों में नैतिकता, समाज, मानव विकास, ये सब चीज़ें बताई जाती थी। उदाहरण के लिए सिरवंतेस का डॉन क्विक्सोट पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है, मॉडर्न नोवेल सबसे पहली। डेफो की है रॉबिन्सन क्रूजो, ये अस्तित्व और तर्क के ऊपर इन्होंने लिखी थी नोवेल। रिचर्डसन ने पामेला, जो कि दिखाता है मिडिल क्लास की क्या चीज़ें हैं। सो उपन्यास जो होते थे, जो नोवेल होती थी, वो पढ़ने में इजी होते थे। मध्यम वर्ग के पाठक, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो उसको बहुत फेमस कर देते हैं नोवेल्स को। प्रबोधन विचारों का साहित्य पर प्रभाव क्या पड़ा? तो 18वीं शताब्दी में जो साहित्य था वो बहुत आलोचनात्मक था, यानी कि अब उसमें बुराइयां भी की जाती थी राजा महाराजाओं की, धर्म की, और लेखकों ने तर्क और विवेक के आधार पर धर्म, राजशाही, सामाजिक अन्याय पर सवाल भी उठाए। तो साहित्य में स्वतंत्रता, न्याय, शिक्षा, विज्ञान, इन सब के बारे में बात होती थी। जैसे वोल्टेयर की कैंडिड ने अंधविश्वास की आलोचना करी है। रूसो की एमिली प्राकृतिक शिक्षा पर केंद्रित है। तो प्रबोधन के जो लेखक हैं उस टाइम पे स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें साहित्य में भी देखने को मिलती हैं। समस्याओं को उजागर करने के लिए व्यंग्य का प्रयोग। तो व्यंग्य का मतलब है हंसी मजाक करना, गंभीर मुद्दे को हंसी मजाक के माध्यम से दिखाना। तो कई लेखकों ने राजनीति, धर्म, समाज की बुराई करने के लिए व्यंग्य का यूज़ किया। जैसे स्विफ्ट की ए मॉडेस्ट प्रपोजल ने ब्रिटिश शासन की आलोचना करी, व्यंग्य करते हुए बताया कि गरीब बच्चों को खाने का सुझाव दिया। वोल्टेयर ने चर्च का भ्रष्टाचार दिखाया हंसी मजाक में। तो व्यंग्य बहुत प्रभावशाली साधन बन गया समाज और राजनीतिक जागरूकता का। व्यक्तिगत लेखन, निबंध और आत्मकथाएं। तो लेखक अपनी स्वयं की भावनाओं को भी लिखते थे, अपने विचारों को लिखते थे। निबंध और आत्मकथाएं बहुत लोगों में फेमस हुई। मोंटेन ने जीवन और आत्मचिंतन पर निबंध लिखे। रूसो की कन्फेशंस ने गहरी ईमानदारी के साथ उनका जीवन बताया, ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है। तो इससे क्या है, लोग लेखकों के निजी पहचान के बारे में जान पा रहे हैं। साहित्यिक आलोचना। तो अब साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि अध्ययन और विश्लेषण का विषय है। आप साहित्य को पढ़ो, आपको नॉलेज मिलेगी, आप एनालाइज कर पाओगे। तो आलोचकों और विद्वानों ने लेखन के नियम बनाए और रचनाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया। तो जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी उसके नियम थे। आप अगर उन नियम के अगेंस्ट कुछ लिख रहे हो तो आपकी जो साहित्य की क्वालिटी है वो घटिया मानी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साहित्य और राष्ट्रीय पहचान। तो साहित्य राष्ट्रीय संस्कृति, मूल्य और भाषा को प्रदर्शित करने का माध्यम बन गया। आप जो भी साहित्य पढ़ रहे हो वो उस देश की संस्कृति को दिखाने लगा। लेखकों ने जो है देश के प्रति संबद्धता की भावना को मजबूत किया। जैसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ने अंग्रेजी पहचान को दर्शाया। राष्ट्रीय महाकाव्य और लोक कथाएँ बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो साहित्य ने आधुनिक जो देश हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनकी पहचान के बारे में भी बहुत कुछ बताया। साहित्य में महिलाओं की भागीदारी भी रही है। पहली बार कई महिलाओं ने लेखन और प्रकाशन की शुरुआत करी। प्यार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, लिंग भूमिकाओं के ऊपर नॉवेल्स लिखी गई, कविताएं लिखी गई, निबंध लिखे गए। आफरा बेहन इंग्लैंड की पहली पेशेवर महिला लेखक थी, ठीक है, प्रोफेशनल। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, इसमें समानता के ऊपर मांग करते हुए इन्होंने ये लेख लिखा। तो महिलाओं के लेखक ने लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी कि भाई महिलाएं लिख भी सकती हैं। और आगे फिर नारीवादी आंदोलन भी हुए महिलाओं के अधिकारों के लिए। परिवर्तन की शक्ति के रूप में साहित्य। तो साहित्य केवल कहानी नहीं है, साहित्य परिवर्तन का औजार है। साहित्य पढ़कर लोगों में क्रांति के विचार आते हैं, लोग सुधार करना चाहते हैं। जो डिबेट्स होती हैं समाज में, उसके लिए लोग प्रेरित होते हैं। लेखकों ने राजनीति, शिक्षा, समाज को प्रभावित करना शुरू करा। तो किताबें बहुत शक्तिशाली साधन है, इससे जनता सूचित होती है, जनता सवाल खड़े करेगी और बेहतर दुनिया बनेगी। यूरोप में प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान
मानसिकता में आए परिवर्तनों की व्याख्या करें। क्या परिवर्तन आए? तो देखो, आधुनिक यूरोप का प्रारंभिक काल माना जाता है 15वीं से 18वीं शताब्दी का, ठीक है, अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो ऐसा वो समय था जब लोगों की मानसिकता में गहरे बदलाव आ रहे थे कि जैसे वे दुनिया को कैसे देखते हैं, समझते हैं, समाज के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन परिवर्तनों को पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, प्रबोधन, पूंजीवाद, राष्ट्र राज्यों के उदय, ये सारी घटनाएं हो रही थी इसी टाइम पे। तो लोगों की सोच तो बदलेगी। मानसिकता विश्वास आधारित और परंपरागत दृष्टिकोण से बदलकर अब तार्किक हो गई, व्यक्ति केंद्रित हो गई, वैज्ञानिक हो गई थी। ये हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रित सोच का उदय होता है इस टाइम पे। मध्यकालीन यूरोप में लोग खुद को मुख्यतः किसी समूह जैसे परिवार, चर्च या समुदाय का हिस्सा मानते थे। लेकिन अर्ली मॉडर्न यूरोप में व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दे रहा है, अपनी पहचान, अपने लक्ष्य, अपनी भावना, अपने अधिकारों पर आवाज़ उठा रहा है, जो पहले नहीं उठाता था। उदाहरण के लिए पुनर्जागरण काल के विचारक पेट्रार्क और मोंटेन ने साहित्य में व्यक्तिगत अनुभव की खोज करी और ये बदलाव आधुनिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति के अवधारणाओं की नींव बना कि आप अपनी स्वतंत्रता के बारे में अब सोच रहे हो, पहले आप खुद को चर्च के साथ जोड़ के देखते थे। अंधविश्वास पर तार्किक सोच की प्रधानता। पहले क्या होता था? अंधविश्वास था, डराया जाता था, धार्मिक कट्टरता थी। वैज्ञानिक क्रांति से तर्क आया लोगों में, लोग अब प्रमाण मांग रहे हैं हर चीज़ को लेकर। तो अब ऐसी सोच का जन्म हुआ। लोग मानने लगे कि दुनिया को तर्क, अवलोकन और प्रयोग के जरिए समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए न्यूटन के नियम, गैलीलियो की दूरबीन, इससे प्रकृति को समझने का तरीका पूरा बदल गया। तो अब मेंटेलिटी ये है कि जो बताया गया है उसे मानो नहीं, अब है प्रश्न करो, देखो, खुद सोचो, फिर आगे बढ़ो। मानवतावाद का विकास। मानवतावाद पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जब मनुष्य के बारे में उसकी क्षमता, उसको तर्क करना बताया गया। तो इसने लोगों को प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के ऊपर प्रेरित किया। भाषाएं जो थी प्राचीन, उसको समझो, प्राचीन फिलॉसफीज़ को समझो। अब शिक्षा केवल धर्म के पालन के बजाय मानव स्वभाव को समझने पर केंद्रित होने लगी कि आप बस धर्म को मत समझो, शिक्षित हो रहे हो तो आप अपने स्वभाव को समझो। उदाहरण के लिए एरेस्मस और बाकी के विद्वानों ने यूरोप में मानव मूल्यों के और ज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और बताया कि भाई लोग मानव क्षमता में विश्वास करते हुए दुनिया को बदलने को लेकर कि लोगों को अंदर क्षमता है, दुनिया बदल सकते हैं हम। धार्मिक परिवर्तन, सुधार आंदोलन और उसके आगे। तो इस टाइम पे प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन चल रहा था। मार्टिन लूथर जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट खड़ा हुआ था और लोगों ने धर्म को एक व्यक्तिगत विषय की तरह देखना शुरू किया जो किसी संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत है, आप खुद भगवान से बात कर सकते हो। तो कैथोलिक प्रतिक्रिया सुधार ने भी चर्च की आंतरिक प्रथाओं में बदलाव किए, यानी कि जब प्रोटेस्टेंट लोगों ने आवाज़ उठाई तो बहुत सारे बदलाव हुए। तो इससे आस्था के प्रति अधिक आत्ममंथन और व्यक्तिगत दृष्टिकोण विकसित हुआ। पहले आस्था में क्या था? अंधविश्वास था, ठीक है। सामंती और सामूहिक मानसिकता का पतन। तो मध्यकाल में क्या था? समाज बहुत ज़्यादा बटा हुआ था, जमींदार, किसान, पुरोहित, ऐसे ना एक हायरार्की से बनी हुई थी। तो अब क्या है? प्रारंभिक आधुनिक काल में जब अर्ली मॉडर्न यूरोप आया तो पूंजीवाद का उदय हुआ। तो पूंजीवाद आएगा तो व्यापारी लोग ये सब अमीर हो जाएंगे, सामंतों का कुछ वो रोल रहेगा नहीं, शहरीकरण होगा, लोगों में नए विचार आएंगे, व्यापारी, कारीगर, ये नया मध्यम वर्ग बनेगा। तो लोग अब सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में सोचने लगे कि हम कुछ अलग भी कर सकते हैं, ना कि फिक्स वही काम करेंगे। दुनिया का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो प्रकृति को अब जादू, रहस्य की तरह नहीं देखा जाएगा, नियमों से देखा जाएगा। लोगों ने स्वीकार किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। हमें एनाटॉमी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया गया। कोपरनिकस जैसे साइंटिस्ट हुए, केपलर, हॉर्वे, इन्होंने शरीर से लेकर ब्रह्मांड से लेकर सारी चीज़ें हमें बताई। तो अब दुनिया तार्किक हो गई, व्यवस्थित हो गई, समझने योग्य चीज़ें हमें अब आने लगी। साक्षरता और शिक्षा का विकास हुआ। तो गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया, जिससे पुस्तकें ज़बरदस्त तरीके से छपी। ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय भाषाओं में लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा। शिक्षा अब बस मठ के अंदर नहीं थी, ठीक है। अब व्यापारी, सामान्य जनता, मिडिल क्लास, हर कोई पढ़ सकता था। तो एक जागरूक समाज बना, जिस समूह के अंदर ये ताकत थी कि वो आलोचना कर सकता है, विचार रख सकता है। जनमत और राजनीतिक जागरूकता का उदय। लोग अब राजनीति, विज्ञान और धर्म पर कॉफ़ी हाउसों, सैलूनों और क्लबों में चर्चा करने लगे। लोग बाल कटवाने जा रहे हैं, वहाँ चर्चा कर रहे हैं राजनीति पर, धर्म पर। लोग क्लब में चर्चा कर रहे हैं। साहित्य है, समाचार पत्र, पर्चे, मैगजीन्स, ये नए नए विचार बहुत तेज़ी से फैले।
उदाहरण के लिए जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पढ़े। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, स्वतंत्रता, न्याय, सुधारों की मांग करने लगे। कार्य नैतिकता और आर्थिक मानसिकता में परिवर्तन। तो मध्यकाल में क्या होता था, आर्थिक जीवन गिल्ड, स्थानीय व्यापार और निर्धारित भूमिकाओं पर आधारित था। मीन्स आपके लिए पहले से ही तय था आपको क्या करना है। पर अर्ली मॉडर्न यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ, बैंकिंग प्रणालियों का विकास हुआ, लंबी दूरी का व्यापार होने लगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, कमाना चाहते थे, प्रोडक्टिव होना चाहते थे। उदाहरण के लिए प्रोटेस्टेंट कार्य नैतिकता ने कठिन परिश्रम और बचत को बढ़ावा दिया कि भाई जो मतलब प्रोटेस्टेंट वाले लोग हैं, वो जो अगेंस्ट खड़े थे, वो कहते हैं कि भाई मेहनत करो, सेविंग करो, पैसा कमाओ। तो लोगों ने नए नए विचार, आत्मनिर्भर होना, ना कि चर्च पर डिपेंड रहना, आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देना शुरू करा। कला और संस्कृति के नए दृष्टिकोण। तो कला अब केवल चर्च या शाही वर्ग के लिए नहीं है। आर्ट में पहले क्या होता था ना, बस चर्च के बारे में आर्ट होता था, राजाओं के बारे में। अब व्यक्तिगत सौंदर्य, प्रकृति के बारे में, मनुष्यों की भावनाओं को दिखाया जाने लगा। जैसे कलाकार हैं कुछ माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने मानव शरीर को दिखाया मूर्तियां बना बना कर। अब आप आर्ट को सिर्फ धर्म से जोड़कर नहीं देखोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे, मूर्तियां ऐसी हो जो कुछ अभिव्यक्त करती हों। अन्वेषण और नई दुनिया की जागरूकता। अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन का टाइम था जब क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा, मैजलेन, ये यूरोप के लोग नई नई ज़मीनों को ढूंढ रहे थे, नए लोगों से मिल रहे थे, नए नए संसाधन ढूंढ रहे थे। तो दुनिया का नक्शा बदल रहा था, दुनिया का नक्शा बड़ा हो रहा था। तो अब लोग वैश्विक स्तर पर सोचने लगे थे, अलग अलग संस्कृतियाँ लोगों को जाननी थी। ठीक है, ये सब चेंज आए। प्रबोधन और आधुनिक मानसिकता। 18वीं सदी तक लोग एनलाइटनमेंट को देखने लगे, समझने लगे, लोग जाग रहे थे, लोगों में ज्ञान आ रहा था। और विचारकों का मानना है कि समाज को शिक्षा, कानून और सुधार के जरिए ही अच्छा बनाया जा सकता है। अंधविश्वास खत्म हो रहा था, पूरा राजतंत्र खत्म हो रहा था। वोल्टेयर, रूसो, इमैनुअल कांट जैसे लोग स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, गरिमा की बात कर रहे थे, आलोचना की बात कर रहे थे। तो ये मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आया लोगों की, जिससे यूरोप को आधुनिक लोकतंत्र, एक तो राजा वाजा वाला शासन खत्म करके लोग लोकतंत्र में इंटरेस्ट लेते हैं और विज्ञान के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला प्रश्न है, आप किस बात से कितना सहमत हैं कि प्रमुख सांस्कृतिक विकासों के बावजूद प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में महिलाओं की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया? तो महिलाओं की स्थिति पर सवाल आ सकता है। तो यूरोप में जो अर्ली मॉडर्न यूरोप का टाइम था 1500 से 1800 का, इसमें सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास हो रहा था, लेकिन इस अवधि के दौरान पुनर्जागरण भी चल रहा था, सुधार आंदोलन भी चल रहे थे, वैज्ञानिक क्रांति भी थी, प्रबोधन भी था। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इन आंदोलनों ने यूरोपीय कला, विज्ञान, शिक्षा, विचारधाराओं को तो बहुत ज़्यादा हद तक बदला। लेकिन इसी अवधि में महिलाओं की स्थिति को लेकर आज भी बहुत बहस होती है कि क्या महिलाओं की स्थिति बदली? महिलाएं पूरी तरीके से इन सांस्कृतिक परिवर्तनों से वंचित नहीं रहीं, फिर भी उनके कानूनी अधिकार, समाज में उनकी भूमिका, उनके शिक्षा के अवसर अभी भी नहीं थे उतने। तो अनेक दृष्टियों से पितृसत्तात्मक व्यवस्था कायम थी, लड़कों को ही महत्व दिया जाता था, महिलाओं के साथ बहुत असमान व्यवहार होता था। तो यह निबंध इस विचार से सहमत है कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रगति, कितनी ज़्यादा प्रगति के बाद भी इंसानों ने महिलाओं को वो इज्जत नहीं दी। पुनर्जागरण, महिमा मंडन, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता नहीं। तो माना जाता है पुनर्जागरण में मानव सौंदर्य, रचनात्मकता, ज्ञान, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बातें करी गई, लेकिन ये ज़्यादातर अभिजात वर्ग के जो पुरुष थे उनके लिए थी। महिलाओं की प्रशंसा कला और कविता में प्रेरणा या विषय के रूप में की गई, ना कि सर्जक के रूप में। यानी कि बस आर्ट में महिलाओं को दिखाया जा रहा है, कविताओं में अच्छा दिखाया जा रहा है। लड़कियों की शिक्षा पे अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, केवल उच्च वर्ग के लोग शिक्षा ले रहे हैं। तो अर्तेमिसिया जेंटिलेस्की जैसी महिलाएं कलाकार अपवाद थी, सामान्य नहीं। ठीक है, वो एक दो कोई रेयर मिल गया, कोई हाँ कोई पढ़ी लिखी है। तो महिलाओं की सराहना की गई, लेकिन उन्हें सशक्त नहीं किया गया, उनको एम्पावर नहीं किया गया, उनको स्वतंत्रता उतनी नहीं मिली, शिक्षा तक पहुंच की कमी। यद्यपि माना जाता है मानवतावादी ज्ञान और मुद्रण कला का विकास हुआ, लोगों को बताया गया मनुष्य के बारे में, पढ़ो आगे बढ़ो, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, चीज़ें छपने लगीं। महिलाओं की औपचारिक शिक्षा आज भी सीमित थी, यानी कि इतना ज़्यादा उनको मौका नहीं मिला। अधिकांश यूनिवर्सिटी स्कूल्स में महिलाएं नहीं जाती थी, उनके लिए वो गेट बंद थे। तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी थी उनसे भी धार्मिक, नैतिक या घरेलू विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती। जो थोड़ा पढ़ लिख गई तो उसको कहा जाता था धर्म पर ध्यान दे। उदाहरण के लिए मार्गरेट कैवेंडिश जैसी कुछ महिलाओं ने विज्ञान और दार्शनिक ग्रंथ भी लिखे, लेकिन उन्हें उपहास और अलगाव का सामना करना पड़ा, लोगों ने उनका मजाक बनाया।
तो शिक्षा पुरुषों का ही विशेषाधिकार बनी रही, पुरुषों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जिससे महिलाओं की सांस्कृतिक प्रगति उतनी नहीं हो पाई। सुधार आंदोलन और महिलाओं पर मिला जुला प्रभाव। तो जब प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन चल रहा था तो चर्च को चुनौती दी मार्टिन लूथर और उसके साथियों ने, लेकिन इसका महिलाओं की स्थिति पर कोई प्रभाव था इतना ज़्यादा नहीं था। मार्टिन लूथर ने महिलाओं को बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे प्रोटेस्टेंट महिलाओं में साक्षरता बढ़ी। ठीक है, हालांकि प्रोटेस्टेंट विचारों ने महिलाओं की भूमिका को माँ और गृहिणी तक सीमित करके, अभी भी मतलब प्रोटेस्टेंट लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं धर्म में कमियां हैं, पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। अभी भी कह रहे हैं आप माँ बनो, घर संभालो। तो महिलाओं को बस धर्म की शिक्षा मिली है, लेकिन समाज की और कानून की स्वतंत्रता अभी तक नहीं मिली। कानूनी और राजनीतिक बहिष्करण। तो आधुनिक यूरोप के प्रारंभिक दौर में ही महिलाओं को कोई कानूनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वे ना तो कोई वोट डाल सकती थी, ना कोई पब्लिक पे कोई पद संभाल सकती थी, कोई पोस्ट, ना कोई कानून से रिलेटेड कोई किसी से अनुबंध कर सकती हैं, बॉन्ड कर सकती हैं। ठीक है, तो ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। सो विवाहित महिलाओं को उनके पतियों के अधीन रहना था। ठीक है, कि बस हाँ जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग रहो। संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी कानून भी पुरुषों के लिए थे, कि कोई मरेगा तो सारी संपत्ति पुरुषों को ही मिलेगी। तो राज्य की दृष्टि में महिलाएं कानूनी रूप से अदृश्य थी, कानून के रूप में महिलाओं को कुछ नहीं देखा जाता था। पितृसत्ता द्वारा सीमित आर्थिक भूमिकाएं। हालांकि कुछ महिलाएं दाई, व्यापारी, कारीगर के रूप में भी काम करती थी, लेकिन अधिकांश महिलाएं घर का काम करती थी। गिल्ड और व्यापारों पर पुरुषों का वर्चस्व था। गिल्ड क्या है, बेसिकली ग्रुप होते हैं व्यापारियों के, वो पुरुष संभालते हैं व्यापार को। यहाँ तक कि पारिवारिक व्यवसायों में भी स्वामित्व और नेतृत्व की भूमिका आमतौर पर पुरुषों की थी। घर का भी कोई धंधा है तो वो भी पुरुष ही संभालता है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता भी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, समाज में बहुत ही ज़्यादा वो सोच थी कि महिला है ना, क्या करेगी इतनी आज़ादी का। कलात्मक और साहित्य योगदान, लेकिन शायद ही कभी मान्यता मिली। तो कुछ महिलाओं ने कला, संगीत, साहित्य के क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे अर्तेमिसिया जेंटलिस्की बहुत बढ़िया चित्रकार थी। आफ्रा बेन इंग्लैंड की पहली पेशेवर महिला लेखिका। सोर जोआना इनिस देला क्रूज, ये मैक्सिकन नन थी। ठीक है, और एक कवित्री भी थी। ठीक है, और ये महिलाएं बहुत आगे थी, लेकिन इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिक क्षेत्रों से बहिष्करण। तो महिलाओं को ना साइंटिफिक जितने एरियाज़ होते हैं वहाँ से बहिष्कार किया गया उनका। वैज्ञानिक क्रांति में तर्क और अवलोकन को तो बढ़ावा मिला, लेकिन महिलाओं को अभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया जाता था, लैब्स में नहीं जाने दिया जाता था, अकेडमियों से बाहर रखा जाता था। रॉयल सोसाइटी जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं ने महिलाओं को सदस्यता नहीं दी, मेंबर नहीं बनाया। तो मारिया सिबिला मेरियन और मारिया विंकलमैन जैसी महिला वैज्ञानिकों ने पारिवारिक संबंधों या निजी प्रयासों के माध्यम से काम किया। ठीक है, उनको समाज से मदद नहीं मिलती थी, तो महिलाओं को वैज्ञानिक ज्ञान निर्माण में पूर्ण भागीदारी से वंचित रखा गया। वैज्ञानिक प्रगति में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। प्रबोधन विचार पुरुषों के पक्ष में थे। तो प्रबोधन के टाइम पे जो स्वतंत्रता, तर्क और समानता की बात होती थी, वो सारी की सारी श्वेत जो गोरे लोग थे, संपत्ति रखने वाले पुरुष लोग थे, उनके लिए थी। रूसो जैसे दार्शनिकों का मानना था कि महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं में ही रहना चाहिए, कि उनको बस घर के काम करने चाहिए। महिलाओं को अक्सर तर्कहीन माना जाता था, कि उनमें दिमाग नहीं है, भावुक हैं, वो सार्वजनिक जीवन के लिए वो योग्य नहीं है। तो प्रबोधन के आदर्शों ने पुरुषों को स्वतंत्रता दी, यानी कि पुरुष लोग जो हैं वो ज़्यादा आज़ाद हैं, जबकि महिलाओं को घरों तक सीमित कर दिया। धार्मिक नियंत्रण और नैतिक निगरानी। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समाजों में, दोनों जो तरीके के जो ईसाई लोग होते हैं, उसमें महिलाओं से शुद्धता, आज्ञाकारिता और विनम्रता की अपेक्षा की जाती थी, कि बस वो घर पे रहे, किसी के साथ संबंध ना बनाए, आज्ञा माने, विनम्र रहे, ज़्यादा ना बोले। तो धार्मिक अदालतें अक्सर महिलाओं को व्यभिचार, जादू टोना या नैतिक विफलताओं के लिए दंडित करती थी। ठीक है, माना जाता था अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसको दंड दिया जाता था। जादू टोना के अभियानों का निशाना अधिकांश महिलाएं बनी। डायन वायन ये सब बोला जाता था महिलाएं होती हैं। 15वीं से 17वीं शताब्दी में दसियों हजार महिलाओं को मृत्यु दंड भी दिया गया। तो धर्म महिलाओं को नियंत्रित और अनुशासित करने का एक साधन बन गया। धर्म में महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। परिवार और मातृत्व को केंद्रीय पहचान के रूप में देखना। तो इस पूरे कालखंड में जो भी ये टाइम पीरियड था, इसमें महिलाओं की प्रमुख पहचान एक पत्नी और एक माँ के रूप में थी, और कुछ नहीं। महिलाओं को आज्ञाकारी बेटी, वफादार पत्नी और पालन पोषण करने वाली माता बनने के लिए तैयार किया जाता था। यहाँ तक कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं वो भी तयशुदा विवाह यानी कि अरेंज मैरिज और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित थी।
तो पारिवारिक भूमिकाओं ने महिलाओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जो उनकी पर्सनल, जो उनकी कुछ वो सोच रखा होगा उन्होंने, वो सारी चीज़ों को पानी पानी कर दिया। प्रारंभिक नारीवादी आवाज़ें उभरने लगी। तो ये सभी लिमिटेशंस के बावजूद कुछ महिलाओं ने सवाल उठाया, जैसे क्रिस्टिन डे पिज़ान 15वीं शताब्दी की शुरुआत में महिलाओं की बुद्धिमत्ता और नैतिकता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाती हैं। मैरी एस्टेल 17वीं शताब्दी के अंत में महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में इन्होंने आवाज़ उठाई। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, इन्होंने अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन नाम से एक ग्रंथ लिखा। तो इन सभी विचारकों ने भविष्य में जो आगे नारीवादी आंदोलन हुए महिलाओं के लिए, उसके लिए आवाज़ उठाई। और निष्कर्ष क्या था? संस्कृति बदली पर स्थिति नहीं बदली। ठीक है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप, जो अर्ली मॉडर्न यूरोप था, उसमें बौद्धिक परिवर्तन हुआ, कलात्मक क्रांति आई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई, पर महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी। सांस्कृतिक उपलब्धियां तो मिली, पर कानूनी और सामाजिक रूप से महिलाओं को समानता नहीं मिली। महिलाओं को अब भी शिक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया, स्वतंत्रता नहीं दी गई, सार्वजनिक जीवन में भी उनसे कोई उनको समाज से दूर रखा जाता था। केवल कुछ असाधारण महिलाएं सीमाओं को पार कर सकी और उन्हें भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। कुछ गिनी चुनी रेयर महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, उनके लिए भी तालियां बजानी चाहिए, पर उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसलिए ये कहना सटीक होगा कि सांस्कृतिक प्रगति तो हुई, पर उसके बावजूद भी अर्ली मॉडर्न यूरोप का जो टाइम था, उसमें महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसी के साथ वीडियो खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।